नमस्कार दोस्तों, इन्वायरो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछले कुछ समय से बच्चे जो हैं लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि सर मार्च 2023 में जो पेपर हुआ है उसका या तो आप पीडीएफ अवेलेबल करा दीजिए या उस पर वीडियो लेक्चर आप बना दीजिए। तो वीडियो बनाने का समय तो हालांकि हमें नहीं मिल पा रहा है बहुत ज़्यादा, बट इसका पीडीएफ जो है पेपर का हमने कल फॉरवर्ड करा दिया था आपको। जो बच्चे हमारे साथ में एसोसिएटेड हैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट में, उन्होंने देख लिया होगा। उसके साथ साथ हमने इसको टेलीग्राम पे भी फॉरवर्ड करा दिया था। तो बच्चों, अगर आप जो हैं अभी तक किसी कारणवश इन्वायरो अकेडमी से नहीं जुड़ पाए हैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट के माध्यम से, तो आप हमसे एसोसिएट हो सकते हैं। ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जो है हज़ारों बच्चे जुड़े हुए हैं यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस का जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या जो है जॉब की जो तलाश कर रहे हैं, या इन्वायरमेंट फील्ड में जो बेसिकली कुछ करना चाहते हैं। तो ऑलमोस्ट जो है इस तरीके का हर बच्चा जो हमारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में मौजूद होता है। उसमें जो है हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर जो है फॉरवर्ड करते रहते हैं, जॉब अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं, और इन्वायरो अकेडमी के यूजीसी नेट से रिलेटेड जो भी कोर्सेज हम स्टार्ट करते हैं उसका अपडेट उनको मिलता रहता है। बहुत सारे बच्चों को ये शिकायत रहती है कि सर जब कोर्स जो है आपका स्टार्ट होता है हमें पता ही नहीं चल पाता है। तो सबसे पहले ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जो बच्चे एसोसिएटेड हैं उनको हम जो है प्रेफरेंस देते हैं। जो हमारे साथ में टेलीग्राम पे एसोसिएटेड हैं उनको भी पता चल जाता है। बट ऐसे ओपनली जब कोर्स हमारे लॉन्च होते हैं तो सीट बहुत लिमिटेड हैं, तो सभी बच्चों को पता नहीं चल पाता है। तो ये एक अच्छा एक माध्यम है ब्रॉडकास्ट लिस्ट। इसमें आप जो है कंप्लीटली अपडेट रहते हैं कि इन्वायरमेंट साइंस में क्या चल रहा है, उसका जो करंट अफेयर आपको मिलता रहता है। इसके साथ साथ जो है जॉब अपडेट्स और इस तरीके की पीडीएफ भी हम लगातार जो है बच्चों के साथ में शेयर करते रहते हैं। इसका कोई फीस नहीं है। ठीक ठीक है बच्चों, अगर आप जो है इंटरेस्टेड हैं इन्वायरमेंट साइंस में कुछ करना चाहते हैं, जेआरएफ करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो अगर आपने जो है अभी जो है पीडीएफ डाउनलोड करना है तो सिंपली आप टेलीग्राम से भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप हमें व्हाट्सअप करेंगे अपना नाम और ईमेल आईडी लिख के, तो आपको एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करा दिया जाएगा। फिर आपको जो है सारे अपडेट्स व्हाट्सअप के थ्रू भी मिल जाएंगे। इस वीडियो में जो है हम कुछ क्वेश्चन पे बात करेंगे एंड जो है कोशिश करेंगे कि पूरा जो ये क्वेश्चन पेपर है ये डिस्कस कर सकें। पीडीएफ जो है जैसा मैंने आपको बताया आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। बहुत आसान पेपर ये था। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो है 90 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन थे और 2 पैराग्राफ थे। तो 90 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी लेवल का क्वेश्चन था। जैसे ये सिंपली थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ पे आपका क्वेश्चन है। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि आप ना एनर्जी को उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। एनर्जी जो है उसको ना ही आप क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो सिंपली जिस बच्चे को थर्मोडायनेमिक्स के लॉ आप पता है उसका ये क्वेश्चन 101% सही हुआ होगा। सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज, इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है हालांकि बहुत आसान है, बट हम जो है अपने नॉलेज को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाते हैं। अगर हम देखें, हम सभी लोगों को पता है कि अगर हम 1 लीटर जो है ओशनिक वाटर को इवेपोरेट करेंगे तो हमें 35 ग्राम जो है क्या मिलेगा, सोल्ट मिलेगा। बट यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि हमने 1 लीटर जो है पानी इवेपोरेट किया है। और जब भी हम परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट की जाती है 100 में से। तो यहाँ पे आप 100 की बात नहीं कर रहे हैं, आप 1000 ml की बात कर रहे हैं। तो 35 जो है आपका सही आंसर नहीं होगा। 3.5% जो है आपका सही आंसर होगा। यूनिट आपने बहुत ध्यान से देखना है। यूनिट का ही रोल है जो इस तरीके के क्वेश्चन में कि यूनिट आपको क्या दिया गया है। प्लांट जो हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट आयन की फॉर्म में अपटेक करते हैं मोस्टली। नाइट्रोजन अगर हम देखें हमारे इन्वायरमेंट में 78% है।
बट इस नाइट्रोजन को, जिसको एलिमेंटल नाइट्रोजन कहा गया या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कहा गया है, इसको प्लांट जो है अपटेक नहीं कर पाते हैं। नाइट्रेट में पहले नाइट्रोजन परिवर्तित होता है, चेंज होता है, उसके बाद में ही प्लांट उसको अपटेक कर पाते हैं। इसके अलावा जो है अगर हम देखें, राइस जैसी जो आपके प्लांट हैं, वो अमोनियम आयन की फॉर्म में भी नाइट्रोजन अपटेक कर सकते हैं। बट अगर हम देखें कि मोस्ट प्लांट की अगर हम बात करें, मेनली अगर हम देखें तो नाइट्रेट आयन की फॉर्म में ही नाइट्रोजन अपटेक करते हैं प्लांट। ग्रेजिंग फूड चेन, देखिए कितना आसान क्वेश्चन जो ये इन्होंने आपसे किया है। ग्रेजिंग फूड चेन जो है वो आपको बतानी है। फूड चेन, फूड वेब, हालांकि बहुत ज़्यादा अब क्वेश्चन इन पे नहीं आते हैं, बट फिर भी सबसे ईजीएस्ट कॉन्सेप्ट में से एक है इन्वायरमेंट साइंस की अगर हम बात करते हैं तो। आपकी फूड चेन दो टाइप की होती है, एक होती है ग्रेजिंग फूड चेन और एक होती है डेट्रिटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन जो है वो स्टार्ट होती है सन से। सन से एनर्जी लेते हैं प्लांट और उसको कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद में हर्बीवोर्स, फिर आपके प्राइमरी कार्निवोर्स, फिर आपके सेकेंडरी कार्निवोर्स। इस तरीके से जो है हमारे इकोसिस्टम में एनर्जी जो है ट्रांसफ़र होती है। इस पूरे प्रक्रम में, इस पूरे प्रोसेस में जो ईटिंग का प्रोसेस है, यही एक मोड है जो हमारे इकोसिस्टम में एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है। इसके अलावा बहुत सारे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप सभी लोगों ने जो है बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए जब भी हम फूड चेन की बात करते हैं। जैसे कि ग्रेजिंग फूड चेन कौन सी इकोसिस्टम में डोमिनेट होती है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में या ग्रेजिंग इकोसिस्टम में, या जो है आपका जो फूड चेन है, फूड चेन में एनर्जी ट्रांसफ़र जो है कैसे होता है, ठीक है, साइक्लिक होता है या लीनियर होता है। और इसके साथ साथ जो है 10% लॉ क्या है, ठीक है। फूड चेन में जब भी हम एनर्जी फ़्लो देखते हैं तो एनर्जी फ़्लो के कितने मॉडल हैं। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं आपके बन जाते हैं, जो आपको बहुत अच्छे से याद करने चाहिए। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो है आजकल काफ़ी पॉपुलर एक टर्म होता जा रहा है। जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज़ होता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बट हमारे पास में एरिया तो लिमिटेड ही है ना। हमारे पास में एक ही अर्थ है और इसी अर्थ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, उनको भी सस्टेन करना है। और इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द जितने ऑर्गेनिज्म हैं उनको भी सस्टेन करना है। अगर हम अपने ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग का लाइफस्टाइल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे जो है कितना एरिया हमें ज़रूरत है, आवश्यकता है कितने एरिया की अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। जैसे कि अगर पूरा संसार जो है आपका यूएस का लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लेगा तो हमें जो है बहुत ज़्यादा एरिया चाहिएगा। अगर हम जो है पूरा संसार जो है, पूरा वर्ल्ड जो है आपका इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जिए तो उसको जो है अभी ज़्यादा एरिया का ज़रूरत नहीं है, लगभग 0.7 अर्थ से उसका काम चल जाएगा। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बेसिकली आपको क्या बताता है कि आप जिस तरीके से जीते हैं, जो आपका लाइफस्टाइल है, उसमें आपको कितने एरिया की ज़रूरत है। अगर आपकी ज़रूरतें कम हैं, आपका जो है लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, ठीक है, आप जो है स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ पे बात नहीं करते, आप क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बात करते हो, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो लोग बात करते हैं वो बेसिकली उनका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कम होता है। और जो है स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की बात करते हैं उनका जो है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में कई बार जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट, इन सब टर्म्स पे भी में देखने पे जो है बच्चे क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। ये फुटप्रिंट तो सॉरी याद आता है, बट क्या था एग्जैक्टली वो भूल जाते हैं, ठीक है। तो बड़े ध्यान से हमें जो है अपना याद करना चाहिए। एक एलिमेंट जो किसी भी कंपाउंड के मिनरल के स्ट्रक्चर में ईजिली फिट होता है और आसानी से रिमूव नहीं होता है, उसको बोलते हैं कंपैटिबल एलिमेंट।
बट जो एलिमेंट जो है स्ट्रक्चर में ईजिली फिट नहीं होता है और आसानी से निकल जाता है, वो होते हैं इनकम्पैटिबल एलिमेंट। हालांकि आसान क्वेश्चन है, बट फिर भी अगर आपको डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ये क्वेश्चन जो है पहले इसका एनटीए ने गलत आंसर दिया था, उसके बाद में जो है हमने इसको चैलेंज कराया था और जो है इसके बाद में ये बदल दिया गया। 3 क्वेश्चन हमने पेपर 2 के जो है चैलेंज किए थे और हमेशा की तरह हमारे सारे क्वेश्चन ही जो है बदल दिए गए। जो सही आंसर थे एनटीए ने वही आंसर बाद में सही कर दिए। तो आपकी 3 तरीके की प्लेट बाउंड्री होती है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। ये तो सभी बच्चों को पता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें डाइवर्जेंट में क्या होता है, डाइवर्जेंट में 2 प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं, ठीक है। या इस तरीके से समझिए कि पहले एक प्लेट थी, एक प्लेट के बीच में टेंशन आ जाती है, क्रैक आ जाता है और वो धीरे धीरे एक दूसरे से दूर चली जाती है। इस प्रकार से डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में एक प्लेट से 2 प्लेट बन जाती है, यानी कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है। कन्वर्जेंट में क्या होता है, 2 प्लेट एक दूसरे के पास में आती हैं, कोलाइड हो जाती हैं, मिल जाती हैं, यहाँ पे 2 से 1 बन रहा है, यानी कि डिस्ट्रक्शन हो रहा है। इस तरीके से कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे जो है आपकी प्लेट ख़त्म हो रही है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और आपका डाइवर्जेंट पे जो है आपका कंस्ट्रक्शन होता है, और ट्रांसफॉर्म पे जो है आपका ना ही प्लेट बनती है और ना ही ख़त्म होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जियोथर्मल रिसोर्सेज, जियोथर्मल ग्रेडियंट, आप लोगों ने जो बच्चे अभी हाल ही में क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं पिछले, जिन्होंने या पहले पेपर दिए हैं, उन सभी ने देखा होगा कि जियोथर्मल पे एक क्वेश्चन जो है आ ही रहा है। कभी जियोथर्मल ग्रेडियंट की बात कर लेते हैं। इस बार इन्होंने कहा है कि भाई आपका जियोथर्मल रिसोर्स जो है उसमें हम क्या कंसिडर नहीं करते। तो बेसिकली जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल ग्रेडियंट, जियोथर्मल रिसोर्सेज, इस टॉपिक पे थोड़ा सा आपको फोकस कर लेना चाहिए। अगर रिसेंट ट्रेंड आप जो ट्रेंड देखते हैं, जो एक रिसेंट का पैटर्न देख रहे हैं इसमें, तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो डेप्थ, थिकनेस और जो एक्सटेंट है जियोथर्मल एक्वीफर का वो महत्वपूर्ण है। आपका जो प्रॉपर्टी है रॉक फॉर्मेशन के समय, ठीक है, वो महत्वपूर्ण है। और सैलिनिटी एंड जियोकेमिस्ट्री ऑफ फ्लूइड जो एक्वीफर में प्रेजेंट है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। बट जो फॉसिल कंटेंट है रॉक में उस पे जो है जियोथर्मल रिसोर्स डिपेंड नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो प्रोक्सीमेट एनालिसिस, अल्टीमेट एनालिसिस, 2 तरीके के आपके जो है एनालिसिस हैं जो बेसिकली फ्यूल में हम करते हैं, या फिर आजकल अगर हम देखें तो वेस्ट टू एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है उसमें भी आजकल आरडीएफ वगैरह के सैंपल का प्रोक्सीमेट एनालिसिस एंड अल्टीमेट एनालिसिस कराया जाता है। जो बच्चे इन्वायरमेंटल लैब में काम करते हैं, ठीक है, या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, लाइक आपका थर्मल पावर प्लांट, तो उन्होंने देखा होगा कि वहाँ पे अल्टीमेट एनालिसिस और प्रोक्सीमेट एनालिसिस बहुत फ्रीक्वेंटली किया जाता है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ भी बहुत सैंपल जो है आते हैं फ्यूल के साथ साथ, आजकल जैसा मैंने बताया वेस्ट का भी जो है प्रोक्सीमेट एनालिसिस और अल्टीमेट एनालिसिस कराया जाता है। बहुत सारी कंपनी जो हैं वो आरडीएफ बना रही हैं, या जो है वेस्ट को मैनेज करने के लिए जो है वो चाहती हैं कि आपका जो वेस्ट है उसको सेग्रीगेट करके उसे आरडीएफ बनाया जाए, जिससे कि वेस्ट का क्वांटिटी कम हो जाए और उनको जो है उसको मैनेज करने में आसानी हो जाए। तो जब भी हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, या फिर हम जो है कोल की या इस टाइप के फ्यूल की बात करते हैं, तो प्रोक्सीमेट एनालिसिस और अल्टीमेट एनालिसिस काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे कि प्रोक्सीमेट एनालिसिस में मॉइस्चर कंटेंट देखा जाता है, ऐश कंटेंट देखा जाता है, वोलेटाइल मैटर देखा जाता है, फिक्स कार्बन देखा जाता है ना। और सल्फ़र जो है ये आपका अल्टीमेट एनालिसिस में आ जाएगा, ये प्रोक्सीमेट एनालिसिस में नहीं आएगा, ठीक है। ये आपका अल्टीमेट एनालिसिस में आ जाएगा, जिसमें हम जो है मेटल्स देख रहे हैं।
यहाँ पे जो है मॉइस्चर आपका अप्रोक्सीमेट एनालिसिस में आता है, ऐश जो है वोलेटाइल मैटर, और जो है आपका फिक्स्ड कार्बन जो है ये आपके अप्रोक्सीमेट एनालिसिस में आते हैं। तो अप्रोक्सीमेट एनालिसिस एंड अल्टीमेट एनालिसिस, इसके साथ साथ जो है आपको कोल और वेस्ट दोनों के बाकी कैरेक्टर पे थोड़ा सा ध्यान दे लेना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन भी आजकल काफ़ी पॉपुलर हैं, एग्ज़ाम में काफ़ी आ रहे हैं। फ्लूम बिहेवियर, एयर एक ऐसा टॉपिक है हमारे सिलेबस में जिस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कई बार बच्चे यूनिट वाइज बोलते हैं कि सर यूनिट वाइज हम क्या किस तरीके से देखें, बट पेपर यूनिट वाइज के बजाय जो है बेसिकली टॉपिक वाइज आते हैं कि किस टॉपिक का क्या महत्व है। अगर हम एयर की बात करें तो एयर पहली यूनिट में है, दूसरी यूनिट में है, तीसरी यूनिट में है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखें तो आपका फिफ्थ में है, सिक्स्थ में है, सेवन्थ में है, ठीक है बच्चों। एट्थ में भी EIA अगर हम देखें तो वहाँ पे भी एयर का जो है मॉडलिंग में रोल आ जाता है। और अगर हम देखें 10th यूनिट उसमें भी जो है एयर जो है आ जाता है। तो एयर जो है एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको केवल हम एयर के कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर तक सीमित नहीं रखते हैं। ओजोन उसमें आता है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज उसमें आता है, ग्लोबल वार्मिंग उसमें आता है, उसका कॉम्पोजिशन, स्टैंडर्ड, इन सब में जो है क्वेश्चन का जो पैटर्न रहता है, कोई भी पेपर एयर के बिना नहीं बनता। तो अगर जिस बच्चे ने जो है एग्जैक्टली JRF करना होता है वो एयर को एक साथ निकाल लेता है, और एयर को एक साथ निकाल के जो है उस पर पहले आप उसका कंटेंट पढ़ता है, उसके बाद में PYQ पे प्रैक्टिस करता है। एयर अगर आप देखें तो 2 से 3 क्वेश्चन घुमा फिरा के एयर के चारों तरफ आपको मिलेंगे। कुछ पेपर में तो इससे भी ज़्यादा जो है आपको क्वेश्चन एयर पे देखने को मिले हैं। ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली प्लूम बिहेवियर पे डिपेंड है। अगर हम देखें तो हमने जो है स्टेबल कंडीशन के लिए फ्लूम बिहेवियर देखते हैं, न्यूट्रल के लिए, अनस्टेबल के लिए, और इसके अलावा 2 और बिहेवियर देखे जाते हैं जब इन्वर्जन लेयर जो है स्टैक से ऊपर होता है या स्टैक से नीचे होता है। ये दोनों कंडीशन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर आपका जो फ्लूम बिहेवियर में आप देखेंगे कि एक स्टैक है और स्टैक के ऊपर जो है इन्वर्जन लेयर बन जाती है, तो जो ये आपका इमिशन है ये सब ग्राउंड की तरफ मूव हो जाता है। ये सबसे वर्स्ट कंडीशन होती है। इसमें जो है ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन बहुत इंक्रीज़ हो जाती है, उसको फ्यूमिगेशन कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो आपकी स्टैक है उसकी हाइट जो है ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि स्टैक की हाइट जो है एटलीस्ट 30 मीटर होनी चाहिए, जिससे कि जो इन्वर्जन है ये जो है स्टैक से नीचे बने, स्टैक जो है इससे ऊपर निकल जाए। अगर ये जो है स्टैक से नीचे इन्वर्जन लेयर बनता है तो ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन कम होती है, क्योंकि अब जो है पोल्यूशन नीचे नहीं जा पाता। ये 2 काफ़ी महत्वपूर्ण प्लूम बिहेवियर हैं। अगर आप पिछले कुछ क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो प्लूम बिहेवियर पे भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एयर जो है बहुत महत्वपूर्ण आपका जो है टॉपिक है। अगर आप सीरियसली JRF करना चाहते हैं तो एयर पे आपको बहुत फोकस करना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि जितने क्वेश्चन हमने यहाँ पे आपके साथ में डिस्कस किए हैं आपको समझ में आया होगा। कोशिश करेंगे कि पूरा क्वेश्चन पेपर ये हम डिस्कस कर लें आप लोगों के साथ में। PDF जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट में हमने फॉरवर्ड करा दिया, ब्रॉडकास्ट लिस्ट से आप ऐड हो सकते हो। अदरवाइज़ टेलीग्राम से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। टेलीग्राम का लिंक जो है हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और नंबर हमने आपको जो है इनिशियली बता ही दिया था वीडियो के स्टार्टिंग में। उस नंबर पे अपना नाम और email ID लिख के अगर आप हमें व्हाट्सअप करेंगे तो आपको जो है ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करा दिया जाएगा। गॉड ब्लेस यू। जियो बच्चों।